नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से मिले। यहाँ पर पुतिन ने टर्की को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। रशिया ने टर्की को एक बहुत बड़ा गैस हब बनाने का ऑफर दिया है। एर्दोगन ने भी इस प्रपोजल को स्टडी करने की परमिशन दे दी है कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। और रशिया के लिए टर्की की हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम को अभी रिसेंटली सबोटाज कर दिया गया है। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट है क्या, आखिर क्यों टर्की आज की डेट में रशिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और यूरोप आजकल नेचुरल गैस के लिए रशिया का अल्टरनेटिव अफ्रीका को मान रहा है। तो क्या अफ्रीका एज अ रशियन अल्टरनेटिव पॉसिबल है या नहीं, जानेंगे ये सब कुछ इन वेरी डिटेल अपने इस वीडियो में। बट उससे पहले आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और आपके यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 107 एंड ऑप्शन डी 115। तो दोस्तों आपको पता है रिसेंटली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो रशिया को जर्मनी से जोड़ता था उसे सबोटाज कर दिया गया है, और इसकी जांच जो है आज की डेट में स्वीडन कर रहा है। अब इसके कारण रशिया जो है यूरोप को गैस बेचने में काफी डिफिकल्टी फेस करेगा, क्योंकि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 था उसे रशिया ने ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज को प्रेशराइज करने के लिए सस्पेंड कर दिया था। और आप यहां पर मैप में देख सकते हैं जो रेड डॉटेड लाइन है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, और जो डार्क लाइन है वो यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो यहां पर ये होने के बाद यूरोप तक पहुंचने के लिए अब रशिया एक दूसरा रूट ढूंढ रहा था, और यहां पर रशिया को ये रूट मिला है टर्की के थ्रू। इस पाइपलाइन का नाम है टर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, और यहां पर रशिया है वो गैस जो है टर्की को सप्लाई करेगा, टर्की में स्टोर करेगा, फिर वहां से यूरोप को भेजेगा। यहां पर जो टर्की का थ्रास रीजियन है वहां पर नेचुरल गैस को स्टोर करने की फैसिलिटी रशिया जो है वो डेवलप करेगा टर्की के साथ मिलकर, और फिर यहां से बुल्गारिया और ग्रीस के थ्रू पूरे यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा रशिया, और फिर यहां पर इस रूट के थ्रू जो है रशिया आसानी से गैस जो है वो यूरोप को बेच पाएगा। अब ये तो है व्लादिमीर पुतिन का ग्रैंड प्लान, और टर्की को भी यही लग रहा होगा कि रशिया जो है यूरोप को टर्की के थ्रू गैस बेचेगा तो उससे भी मोटा कमीशन मिलेगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा है नहीं। टर्की के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले अगर जो टर्की है वो इस ऑफर के लिए रशिया को हाँ कह देता है तो इससे यूरोप और यूएसए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्टेप के थ्रू टर्की जो है वो ये दिखा देगा यूरोप और यूएसए को कि वो जो है रशिया का अलाई है, जो कि टर्की ऐसा नहीं करना चाहता। उसके बाद से यहाँ पर फ्रांस ने इस प्रपोजल को अभी से अपोज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर फ्रांस जो है वो एक्चुअली में टर्की के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी यहाँ पर टर्की जो है नाराज नहीं करना चाहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों गैस की जो सप्लाई है वो यूरोप में बाधित है, सप्लाई एंड डिमांड के कारण नहीं, बल्कि यहाँ पर यूरोप खुद रशिया का बॉयकॉट कर रहा है और अफ्रीका को एज अ अल्टरनेटिव मान रहा है। तो यहाँ पर यूरोप ये चाहता है कि रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करे और अफ्रीका पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाए। तो क्या टर्की भी जो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा उससे यूरोप का ये एटीट्यूड तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पर देखिए दोस्तों एक ये भी मेजर कारण है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टेक पर लग सकते हैं टर्की के, तो क्या वो ऐसा रिस्क लेना चाहेगा, ये भी
टर्की को डिसाइड करना है। इसके बाद से दोस्तों टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है वो नॉर्ड स्ट्रीम की कैपेसिटी के मामले में काफ़ी कम है, और यहाँ पर अगर फ्यूचर में नॉर्ड स्ट्रीम रिपेयर हो जाता है तो टर्की के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या होगा जो यहाँ पर गैस स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप करने में खर्च होंगे। साथ ही दोस्तों जो टर्की है वो नाटो का मेंबर है, तो यहाँ पर रशिया को ऐसा सपोर्ट करना यहाँ पर टर्की को अपने नाटो मेंबरशिप के लिए खतरा खुद हो सकता है। इसीलिए टर्की ने इस प्रपोजल को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पर बोल दिया रशिया को कि अभी हम इसे स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद डिसाइड करेंगे कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल और नॉट। अब यहाँ पर समझना यह है कि टर्की रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, भले ही टर्की नाटो का मेंबर है लेकिन टर्की ने रशिया पर जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए थे उसको कभी भी ज्वाइन नहीं किया और टर्की ने कोई भी रशिया पर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। हाँ, भले टर्की ने रशिया को यूक्रेन की जो 4 सिटीज हैं उसको कैप्चर करने के लिए क्रिटिसाइज किया था, बट इसका ज़्यादा कुछ मतलब रह नहीं जाता क्योंकि मेन बात तो है सैंक्शंस लगाने की। साथ ही दोस्तों रशिया ये जानता है अच्छे से कि अगर इस रूट का इस्तेमाल टर्की के थ्रू किया जाएगा तो इसकी सेफ्टी में टर्की भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जो नॉर्ड स्ट्रीम थी वो एंटी रशियन कंट्री से घिरी हुई थी, तो उसकी सेफ्टी जो है वो एक्चुअली में मेजर इशू हो सकता है रशिया के लिए। लेकिन टर्की के केस में यहाँ पर थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट सेफ्टी की गारंटी है। और इतना ही नहीं, रशिया के आइसोलेशन को रोकने में टर्की जो है वो रशिया की काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि देखिए दोस्तों रशिया के लिए टर्की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैक सी से कोई भी कार्गो शिपमेंट जो है वो बिना टर्की के रशिया पूरी दुनिया में नहीं भेज पाएगा। यहाँ पर शिपमेंट कार्गो को टर्की के थ्रू निकाला जाता है, फिर यहाँ से इस सी को पार करते हुए जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वहां से निकालकर रशिया पूरे वर्ल्ड में आसानी से ट्रेड कर पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसेंटली जो यूक्रेन और रशिया के बीच में ग्रैंड एक्सपोर्ट डील साइन हुई थी उसमें भी रशिया के इंटरेस्ट को सेव करने में टर्की ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पर टर्की ही मेडिएटर बना था यूक्रेन और रशिया के बीच में इस एक्सपोर्ट डील को साइन करने में। इसके कारण रशिया जो है काफी सारा अपना ग्रेन एक्सपोर्ट कर पाया था। सेम दोस्तों देखिए इसी कारण रशिया की अपनी जो लोकेशन है उसी के कारण वो रशिया और जो यूक्रेन है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो टर्की है वो बेस्ट मेडिएटर है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू स्टॉप दिस वॉर, और रशिया और यूक्रेन दोनों इस बात को जानते हैं। यहाँ पर इंडिया ने ऑफर किया है मेडिएटर का रोल प्ले करने का, लेकिन इंडिया जो है वो थोड़ा दूर पड़ जाता है और रशिया के लिए तो इंडिया वाकई काफी इंपॉर्टेंट है बट यूक्रेन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि जो टर्की है वो रशिया यूक्रेन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए दोस्तों यूरोप जो है वो रशिया के नेचुरल गैस को बॉयकॉट कर अफ्रीकन गैस पर डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। यहाँ पर अल्जीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्जीरिया में काफ़ी सारी पाइपलाइंस हैं और अल्जीरिया आसानी से पाइपलाइन के थ्रू इस गैस को स्पेन या इटली में भेज सकता है। बट अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है गैस सप्लाई करने में कि उसकी खुद की डोमेस्टिक पॉपुलेशन को कन्विंस करना। यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और यहाँ पर मिलिट्री कू जैसी डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशूज काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है फ्यूचर में वो किसी को कुछ पता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा जो गैस बेची जा रही है अफ्रीकन कंट्रीज द्वारा वो रशियन गैस से काफ़ी हाई कॉस्ट की है, तो यहाँ पर जो अफ्रीका से कॉस्टली गैस खरीदना पड़ रहा है यूरोपियन कंट्रीज को। साथ ही दोस्तों देखिए अफ्रीका में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है अफ्रीका की गैस को ठीक से हार्नेस करने के लिए। तो इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज को आगे आना होगा। तो ये सारे दोस्तों मेजर चैलेंजेस हैं जो अफ्रीका में एक्चुअली में फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अफ्रीका एक खुद काफ़ी गरीब कंट्री है, वहाँ पर कई लोगों के पास बिजली नहीं है।
तो यहाँ पर इसी बात पर विरोध होता है कि हम अपना नेचुरल गैस यूरोप को क्यों बेचे, जब हमारे यहाँ ही इतनी सारी बिजली की जरूरत है और नेचुरल गैस की जरूरत है। अब दोस्तों लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 107। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को एक तरीके से खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन आज की डेट में वॉर फेस कर रहा है, वहां पर सिचुएशन काफी सीवियर है इन कंपैरिजन टू